हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गोविंदम क्लासेज। आई एम देवेंद्र गुर्जर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कृषि रसायन का, जिसका नाम है मृदा, खनिज पदार्थ व चट्टानों का अपक्षय। विद्यार्थियों, यह चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी 12th क्लास के लिए, और साथ ही साथ हमारे आगे की कंपटीशन एग्जाम्स जेट आईएसआर की जब हम तैयारी करते हैं वहां भी इसकी महत्वपूर्णता है। ये चैप्टर हमारी कृषि रसायन का बेसिक चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में जो चीजें बताई गई हैं, जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में, मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं, मृदा के कार्य क्या होते हैं, मृदा के अवयव, मृदा प्रोफाइल, चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अभी 12th की क्लास में, 12th एग्री केमिस्ट्री में, कृषि रसायन में जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जानकारी प्राप्त करते हैं मृदा के बारे में। कृषि रसायन के चैप्टर जितने भी हैं वो सभी मृदा से संबंधित हैं, तो उनको समझने में भी हमें आसानी रहेगी। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से साथ में इसको समझेंगे ही। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा इस चैप्टर का नाम है मृदा के बारे में, तो जानते हैं कि मृदा क्या होती है, मृदा की परिभाषा क्या होगी और एक ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मृदा जो शब्द है बेटा, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं सॉइल। क्या लिखते हैं? सॉइल लिखते हैं। ये सॉइल शब्द जो है वो सोलम शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सोलम शब्द से मिलकर बना है। और ये जो सोलम शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि क्लास शुरू हो चुकी है और आप पेन और कॉपी लेके बैठे। आप जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि आपका अटेंशन बना रहेगा और बाकी सारी चीजें आपको इसमें ऐप के अंदर मिल जाएंगी। ओके, तो मृदा जो शब्द है वो कहां से आया है? मृदा शब्द लैटिन भाषा के एक सोलम शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है? सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जो होता है मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है इसलिए आवाज में दिक्कत हो सकती है ना। जिसका अर्थ होता है फर्श, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर। क्योंकि मृदा जो होती है वो क्या करती है? पृथ्वी पर एक आवरण का कार्य करती है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये एक आवरण का कार्य करती है, तो इसीलिए मृदा एक फर्श का कार्य कर रही है पृथ्वी पर। इसीलिए हम इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। जो सॉइल जिससे मिलकर क्या बना है? सॉइल बना है। और सॉइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। सो होप सो कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मृदा का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब दूसरी बात करते हैं, एक तरफ हम इसको रखते हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। वैसे जब हम इस चैप्टर में ये मृदा निर्माण वाला टॉपिक है ना, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मृदा का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, वहां पे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक लाइन हम इसको समझते हैं कि जब पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जितने भी वनस्पति, जीव जंतु, पदार्थ दबे हुए हैं, वो क्या है? धीरे धीरे सड़ने व गलने लगते हैं, उनका अपघटन होने लगता है। अपघटन का मतलब होता है सड़ना व गलना। ठीक है, तो जब वो सड़ने लगते हैं तो पृथ्वी के अंदर से क्या होता है कि सारा, जैसे ये पृथ्वी है, इसके भूगर्भ में ये सारे पदार्थ जो है वो दबे हुए हैं, यहाँ पे उनका अपघटन होता है। अपघटन जब होता है तो वहां पे ऊष्मा जनरेट होती है, हीट है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये सारा पदार्थ जो है वो अंदर से बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई लार्वा, जिसको हम कह सकते हैं ना, लार्वा बनता है। और इस प्रकार से ये क्या बन जाती हैं? चट्टानें बन जाती हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो चट्टानें हैं ये क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि वर्ष एंड वर्ष तक, हमेशा तक ये जैसी पहले थी चट्टान जो बनी है वैसी ही बनी रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। ये चट्टान जो है वो क्या होती है? धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पदार्थों में टूटने लगती है। जैसे कोई बड़ा पत्थर है तो वो क्या होगा? धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर में टूटने लगेगा, फिर और छोटे पत्थर में टूटेगा, फिर और छोटे पत्थर में, इस प्रकार से आगे जाके वो क्या हो जाता है? बिल्कुल ही बारीक हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो बिल्कुल ही बारीक हो जाता है। तो ये जो चट्टान थी ये क्या है? धीरे धीरे टूटने लगती है। चट्टान क्या होती है? टूटने लगती है, और इस टूटने को हम बोलते हैं अपक्षय, अपक्षय या वेदरिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो चट्टानों का जब अपक्षय होता है या फिर रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, तो इसके थ्रू धीरे धीरे आगे जाकर ये जो हमारे बनी है, ये जो बारीक चूर्ण बना है, ये बारीक चूर्ण हमारा क्या होता है? मृदा होता है, सॉइल होता है। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं
कि मृदा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, चट्टानों के अपक्षय के द्वारा होता है। किससे होता है, चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो वो मृदा में बनती है ना। अब ये जो सारी प्रोसेस जो हो रही है ये कैसे हो रही है, इसमें कोई इंसान तो भाग ले नहीं रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि छेना हथौड़ी लेके कोई इंसान चट्टान पे पहाड़ पे जाके बैठ के और वो धीरे धीरे उनको तोड़ने लग रहा है, भाई क्या कर रहा है, मृदा बना रहा हूं मैं, ऐसा भी नहीं होता है। या ऐसा भी तो नहीं हो रहा है कि कोई साइंटिस्ट है वो लैब के अंदर जाके उसको लेकर वहां पे जाके मृदा का निर्माण कर रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है, ये सारी जो प्रोसेस हो रही है वो नेचुरली हो रही है, प्रकृति के द्वारा हो रही है। इसीलिए जो मृदा निर्माण की जब हम बात करते हैं, मृदा निर्माण की जब हम बात करते हैं तो मृदा ये निर्माण इस प्रकार से होता है, और ये मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। किस प्रकार से होता है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, प्राकृतिक प्रक्रिया कह सकते हैं। सो एक लाइन हमारे मृदा का इंट्रोडक्शन के बारे में ये चीज समझ में आ गई। देखो अब इसके बारे में अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे चल के हम जब सॉइल की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो भी हमें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो डेफिनेशन को भी मैं यहीं से आपको बनाना सिखा दूंगा कि किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो। फर्स्ट स्टेप में हमें ये चीज समझ में आ गई। सेकेंड स्टेप में हमें ये समझ में आ गया कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय के द्वारा होता है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दो लाइन यहां से हमें निकलने में आ रही है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या होती है कि मृदा में लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों ही क्या होती हैं और तीनों ही समान होती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं मृदा में, अगर मैं यहीं पर इसको एक पॉइंट और कर ऐड करूं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों ही चीज होती है। मतलब यूं कह सकता हूं कि इसकी मृदा की जो डायरेक्शन है वो तीनों ही डायरेक्शन होती है। और तीन जो जिस चीज की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, 3D है ये तो। जिसकी 3 डायरेक्शन होती है, 3 डायमेंशनल जिसको हम कह सकते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है। कैसी है, त्रिविमीय है। तो ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। मृदा को अगर हम शॉर्टली और सिंपली समझे कि मृदा क्या है, तो मृदा का निर्माण जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ फर्श या फ्लोर होता है। मेरे साथ बोलना, ठीक है। मृदा का निर्माण लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बना है मृदा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पिंड कहते हैं, नेचुरल बॉडी कहते हैं। तो सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में इसको देखते हैं तो मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय के द्वारा होता है। यहां तक आगे समझ में। अब इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। निर्माण समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका मृदा का कार्य क्या होता है, या मृदा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा उधर, ठीक है। मृदा का कार्य क्या क्या होता है, या मृदा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मृदा के अंदर क्या होता है, देखो चट्टानों के द्वारा होता है। और चट्टानों में एक चीज और होती है, अगर आपको पता हो तो, नहीं तो इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि इनमें खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं कि कोई भी जो चट्टान है उसका जो रासायनिक रूप है वो खनिज पदार्थ होता है। सिंपल सी, मेरे पास में डस्टर है तो ये किससे बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है ये, ठीक है। तो पॉलीएस्टर से मिलकर ये बना है, पॉलीथीन और सबसे मिलकर ये बना है। मतलब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, केमिकली देखेंगे, तो कुछ ना कुछ इसका एक रासायनिक रूप होगा जो हमें बाहर चीज दिखती है, ठीक है। उसी प्रकार से चट्टानें जो होती हैं वो उनके अंदर कुछ विशिष्ट उनका जो एक रासायनिक संगठन होता है कि भाई चट्टान कोई जैसे कि चूना पत्थर है तो उसमें CaCO3 होता है, तो वो उनका जो रासायनिक संगठन होता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो चट्टानों के अंदर क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा मृत सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, मृत पादप तथा जंतु अवशेष, काफी सारी चीज होती हैं। तो मृदा के अंदर ये सब चीज होती है। ऐसा नहीं कि प्योरली मृदा है, उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भी रहेंगे, सूक्ष्म जीव भी रहेंगे, खनिज पदार्थ भी रहेंगे, ठीक है। और भी काफी सारी चीज, पादप व जंतु अवशेष भी रहते हैं, ये सभी रहते हैं। जो क्या करते हैं, पादप अवशेष, जंतु अवशेष, ये सड़ गलकर पौधे को क्या कराते हैं, खाद्य प्रदान कराते हैं, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। और ये कौन कराते हैं, मृदा कराती है। दूसरी बात, मृदा के अंदर जल और वायु भी रहते हैं। क्या रहते हैं, मृदा के अंदर जल रहता है और वायु रहता है, जो पौधों के लिए क्या कराते हैं, पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। क्या कराते हैं, पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। तो ये बेसिकली इसका फंक्शंस हो जाएंगे सॉइल के, बेसिकली मृदा के कार्य हो जाएंगे कि क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो अब इस परिभाषा को जो मैंने अभी तक आपको समझाया, इसको अगर मैं 2-3 लाइंस में समअप करूं तो क्या होता है, समझिएगा, है ना। लिखा दूंगा, नोट्स आपको उसके सारे मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे प्रोसेस क्या है, पहले हम पढ़ लें, फिर आपको हमसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, कैसे आप सारी क्लासेस ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस क्लास।
तो मृदा जो है वो एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है फर्श व फ्लोर। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, तथा मृदा में जल व वायु होते हैं तथा पोषक तत्व, खनिज पदार्थ व आवश्यक आवश्यक मृदा सूक्ष्म जीव भी उसके अंदर पाए जाते हैं। ये हो गई मृदा की हमारी सिंपल सी परिभाषा। मैं हट रहा हूं, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। परिभाषा मैं आपको लिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए क्लियर, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब बैकमैन, वैसे देखो बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से मृदा की परिभाषा दी थी, लेकिन जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपके जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है या फिर जो आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो बैकमैन व ब्रेडी की परिभाषा पूछी जाती है, तो उसको हम लिख लेंगे अभी, है ना। चलिए, जो इसी से संबंधित है, जो मैंने आपको समझाया है, ये उस डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए, ओके, सो ये तो अभी मृदा के बारे में था। अब हम इसके ऑथेंटिक परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी सर जी। अगर मुझे बोर्ड एग्जाम में लिख के आनी है कि इसकी परिभाषा क्या होगी और किसके अनुसार किसके अनुसार, बकमैन व ब्रेडी के अनुसार, आप समझ जाओगे, है ना, इंटेलिजेंट आप सभी। बकमैन व ब्रेडी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है, तो मृदा एक त्रिविमीय 3D एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। सॉयल इज ए 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो भी लिखते हुए चलना, सॉयल इज ए 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो विच्छेदित तथा जो अपचयित कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ व अन्य पदार्थों के मिश्रण से मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, है ना, मृदा प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित रहती है। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, हो सकता है थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगी, इसको मैंने देसी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। इस लाइन में क्या कहा गया है, देखो ये फर्स्ट लाइन तो हमें क्लियर है कि सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी। सेकंड लाइन में यही कही गई कि मृदा के अंदर भाई क्या क्या चीज होती है, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ, है ना। कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, पादप अवशेष और जंतु अवशेष, मतलब मृदा के अंदर जो कूड़ा कचरा होता है वो जब सड़ने गलने लगता है तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ गलकर वो कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। तो कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ में, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपको, ठीक है। एक तो मैंने कार्बनिक पदार्थ लिखा है, एक मैंने नहीं, मतलब डेफिनेशन में है, एक खनिज पदार्थ लिखा है। कार्बनिक पदार्थ कहां से आएंगे, मृदा के अंदर जो पादप जंतु अवशेष हैं वो सड़गल के कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, वो रहेंगे कहां पे, मृदा के अंदर ही रहेंगे। दूसरा मैंने लिखा है खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि मृदा का निर्माण कहां से होता है, चट्टानों से होता है, तो चट्टानों से खनिज पदार्थ आएंगे और इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ, इन सभी का मिश्रण होता है और इनके मिश्रण से क्या होता है, मृदा प्रोफाइल के रूप में, मतलब मृदा प्रोफाइल होती है। इस प्रकार से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि मृदा को जब हम ऊर्ध्वाधर या खड़ाकट लगाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें संस्तर दिखाई देते हैं। इन संस्तरों का जो समूह होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा का निर्माण एक्चुअली इसी रूप में होता है ना, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस रूप में संश्लेषित रहती है तो वो होती है हमारी मृदा होती है। तो एक देखो यहाँ पे एक लाइन अगर मैं बात करूं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि मृदा जो होती है वो किस रूप में होती है, यह है पृथ्वी पर
आवरण के रूप में होती है। किस रूप में होती है? आवरण के रूप में, आवरण के रूप में होती है। ठीक है, चौथे फोर्थ पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है, आवरण के रूप में होती है। और मैंने आपको बताया था कि मृदा क्या करती है, मृदा के अंदर वायु और जल होते हैं जो पेड़ पौधों को आधार तथा आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। खेत के अंदर हम फसल बोते हैं तो फसल हम क्यों उगती है? फसल इसलिए उग पाती है क्योंकि खेत जो है, मिट्टी जो है वो हमें हमारे पौधों के लिए क्या करा सकती है? पोषक तत्व प्रदान करा सकती है। तो मृदा पृथ्वी पर आवरण के रूप में होती है। मृदा में जल व वायु उपस्थित होते हैं तथा पौधों को आधार, ठीक है, बेस प्रोवाइड कराती है, पौधों को आधार प्रदान कराती है। चलिए, ये बात आई कि नहीं समझ में? हो सकता है ये लेक्चर जो है बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था कि ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो 12th की एग्री केमिस्ट्री आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम मृदा के बारे में अच्छे से समझते हैं। और अगर मृदा के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आपकी जितनी भी चैप्टर हैं वो सब मृदा से रिलेटेड ही हैं, तो वो सारी क्लियर हो जाएंगे। अगर पुराने स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को हो सकता है देख रहे हो, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इसी ईयर में जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग भी बता सकते हैं आपको समझ में आ गया। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ओके, सो यहाँ पर हमारी सॉइल की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 हो गया। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं मृदा के बारे में, हमें समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा का अध्ययन, मृदा की स्टडी किस प्रकार से की जाती है। हेडिंग डालना मृदा का अध्ययन। स्टडी ऑफ सॉइल। देखिए, थोड़ा सा देसी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली डेली लाइफ में मृदा का अध्ययन किया जाता है। काफी सारे वैज्ञानिक थे, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने क्या किया कि भाई मृदा का हम अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से इसका किया जाता है। तो वो क्या होते हैं, अब आपको मैं अगर कहूं कि भाई किसी गांव में कहीं पे जाके आपको उसके बारे में पता करना है, तो आप क्या करोगे? किसी इंसान के बारे में अगर आपको पता करना है कि भाई मैं फलाने गांव में जाऊं, वहां पे जाके उसके बारे में पता करके आओ, या फिर जैसे कि आप जाओ उदयपुर में जाओ और श्री गोविंदम क्लासेस के बारे में पता करके आओ कि कहाँ पे है, कैसे हैं, कौन कौन सर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट ही गोविंदम में कूदोगे या फिर पहले आप सोचोगे कि कहाँ पे है, तो आप पता करोगे कि कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है, उदयपुर में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सेकंड आप पता करोगे अच्छा किन की है, देवेंद्र सर की है, हाँ ठीक है, सर के बारे में पता हो गया। और क्या कहीं और भी है कि यहीं पे है? नहीं नहीं, सिर्फ उदयपुर में ही है, इसके और कोई ब्रांचेज नहीं है। ये चीज आप पहले बेसिक पता करोगे, फोन कॉल पे हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करोगे, फिर आसपास यूट्यूब वगैरह गूगल से पता करोगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये हो गया। सेकंड स्टेप में आप अंदर जाओगे और वहां पे पता करोगे ये करा क्या रहे हैं। अरे भाई साहब, ये तो 11th 12th को या फिर जेट आईसीआर की तैयारी करवा रहे हैं, कोचिंग संस्थान है जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को स्टडी करवाते हैं, ये आप उसके बारे में पता करोगे अंदर, ठीक है। तो एकदम से आप डायरेक्ट पता नहीं करोगे, आप 2 स्टेप में पता करते हैं। हम इसको हम डेली लाइफ में ले सकते हैं। किसी इंसान के बारे में अगर हमें जानना है तो पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि कौन है, क्या है, कहाँ से है, कौन क्या और कहाँ से है। आप अगर मेरे बारे में जानना चाहोगे तो ये कि भाई ये कौन है, कहाँ से है, कौन है, क्या है और कहाँ से है, ठीक है। फिर आप सेकंड जानोगे कि क्या काम कर रहे हैं, भाई ये टीचिंग का काम करते हैं, साथ में ये प्रोफेसर भी हैं, ये पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। तो वही चीज मृदा का जब हम अध्ययन करते हैं, मृदा की जब हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी में क्या होता है कि इसकी स्टडी 2 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से की जाती है, जिसमें पहला जिसको हम कहते हैं पेडोलॉजी, फर्स्ट है बेटा पेडोलॉजी, और सेकंड है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, ठीक है। अब वही कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। पेडोलॉजी में क्या होता है कि मृदा का अध्ययन उसके जन्म,
निर्माण व वितरण के संबंध में किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें ऐड की मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स ऐड किए। एक तो जन्म ओरिजिन, एक निर्माण इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, और एक वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जन्म कहां से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, और ये मृदा कहां पे है। जन्म कहां से हुआ है, ठीक है, किस प्रकार की चट्टान से हुआ। जन्म कहां से होता है, मृदा का। ये बात लिख लो, आपकी अगर फर्स्ट क्लास है इसको दिमाग में बिठा लो और रट लो। जैसे आपको आपका नाम पता है वैसे एक लाइन याद कर लो, मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है। हमारा निर्माण कहां से, हमारे पेरेंट्स से हुआ है, तो हम उनको, हमारे जो माता पिता हैं उनको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। और मृदा का निर्माण कहां से हुआ है, चट्टानों से हुआ है। तो मृदा के पेरेंट्स कौन हो गए, चट्टानें हो गई। मृदा के पेरेंट मटेरियल कौन हो गए, चट्टानें हो गई। समझ गए। तो मृदा के पैतृक पदार्थ कौन है, चट्टान है। एक तो ये ध्यान रखो हमेशा के लिए, पूरी साल भर पकाऊंगा आपको इस डायलॉग से। और दूसरी बात, मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है। ये 2 चीज ही ध्यान रखो। तो मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है। सॉरी, जन्म कहां से, चट्टान से। निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसकी प्रोसेस है ना। और वितरण ये कहां पे है, किस प्रकार से है। भाई इस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, उसमें होता है ना, लाल मिट्टी है यहाँ पे भी पाई जा रही है, वहां पे पाई जा रही है। काली मिट्टी कोटा में है, इस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इस प्रकार से। तो वो मृदा का जन्म, निर्माण और वितरण, इनके संबंध में अगर मृदा का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पेडोलॉजी कहते हैं। और सेकेंड स्टेप आता है कि इसमें, अब वापस सारी चीजें मैं पूरी डिटेल नहीं लिखूंगा, इसमें एक चीज लिखूंगा, पादपों को पोषकता के संबंध में। मतलब अब मृदा के बारे में तो हमें जान लिया कि कौन है, क्या है, कहां से है। अब वो मृदा हमारे जो पादप हैं, जो फसल है, उसको पोषक तत्व दे सकती है कि नहीं दे सकती है। पादपों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो मृदा को प्रदान करा सकती है, नहीं करा सकती, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब सीधी सी बात, वो मृदा उपजाऊ है या नहीं, उस मृदा की उर्वरकता सही है या नहीं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर पादपों के पोषकता के संबंध में अध्ययन किया जाता है कि वो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पौधे को या पादप को दे पा रही है या नहीं दे पा रही, उसकी उर्वरकता किस प्रकार के, इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, सो उसे हम कहते हैं एडेफोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर हमने सॉइल की स्टडी 2 प्रकार से करते हैं। ये डेफिनेटली आप इस टॉपिक को स्टार लगा लेना, यहां से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉरी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मृदा का अध्ययन 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सी शाखा है, पहली शाखा है पेडोलॉजी, दूसरी शाखा है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि मृदा का जन्म, निर्माण और वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। और एडेफोलॉजी में हम पादपों के पोषकता के संबंध में अध्ययन करते हैं कि वो पादपों को पोषक तत्व प्रदान कराती है या नहीं कराती है, फिर किस रूप में, कितनी मात्रा में वो करा पाती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये चीज क्लियर होती है। ओके, इसमें अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपकी 12th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो बीच में कुछ 2 छोटे टॉपिक है, माइनर टॉपिक है। इसमें पहला है मृदा की विशेषताएं, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। सेकेंड है मृदा के कार्य। थ्योरेटिकल है, बेसिक टॉपिक है, उनको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करवा लूंगा। आज इस लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ। ये आपकी एक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डेमो क्लास है, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को डेमो क्लास लेने की जरूरत होती है। और ऑफकोर्स हमें देखना चाहिए जहाँ पे हम फीस वगैरह दे रहे हैं। बाकी सारी क्लासेज जो हैं वो आपको श्री गोविंदम क्लासेज ऐप के अंदर मिलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ मैं आपसे कि आज से ही आपके 1 मई आज है ना, अगर आप इसको, हो सकता है कुछ बच्चे बाद में देखेंगे, लेकिन जो बच्चे आज देख रहे हैं आपको पता है कि आज से ही हमने 12th एग्रीकल्चर का एक नया टारगेट बैच, मेरिट बैच स्टार्ट किया है। टारगेट बैच नाम रखा है जिसका, मेरिट बैच। उसमें हम क्या करते हैं कि एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को रखते हैं, और जो शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं उन बच्चों को हम अलाउ करते हैं, उन पे हम पूरा फोकस रखते हैं। और अगली 2022 बोर्ड एग्जाम आपकी होंगी, तब तक हम आपको क्लासेस देंगे, आप पे ध्यान रखते हैं और आपको अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इस बैच में जो बच्चे जुड़े उनकी हम 95% तक उनकी बना पाए, इतनी हमारी कोशिश रहती है। सो ये मेरिट बैच जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो फीस है, इसकी कोर्स की फीस 5000 रुपए है, जिसमें आपको सारी सब्जेक्टें कवर करवाई जाएंगी, तीनों सब्जेक्टें प्लस हिंदी इंग्लिश भी कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो सारी सब्जेक्ट्स अभी आपको तीनों सब्जेक्टों की क्लास मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश बाद में, जब अभी, क्योंकि समय थोड़ा सा चल रहा है कि टीचर्स आ नहीं सकते हैं ऑफिस में, तो जब टीचर्स अवेलेबल होंगे तो हम बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे।
तो तीनों सब्जेक्टों की क्लासेज अभी आपको आज से रेगुलर ऐप के अंदर मिल जाती हैं, जिसकी फीस 5,000 है। लेकिन अभी सिर्फ 30 विद्यार्थियों के लिए हमने एक डिस्काउंट रखा है, जिसमें इस फीस को हम सिर्फ 2,000 रुपए में दे रहे हैं बेटा। जी हाँ, आपने देखा होगा, आपने अगर हो सकता है पुरानी एक वीडियो देखी हो जिसमें भी मैंने क्लियर कर रखा है। सो अभी सिर्फ स्टार्टिंग 30 स्टूडेंट्स के लिए फीस 2,000 है। जैसे ही ये 30 शीट्स कवर हो जाती हैं, उसके बाद हम इसको ऑफर को खत्म बंद कर देंगे, और जो नॉर्मल फीस रहने वाली है 5,000, वही फीस इसकी रहने वाली है। साल भर तक आपको इसमें क्लासेज मिलती हैं। बाकी इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना नई बैच शुरू होके। तो उसमें मैंने ये बता रखा है कि आपको साल भर तक हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किस किस टाइम पे 3 बार 4 बार हम रिवीजन कराएंगे, मॉडल पेपर आपको देंगे, गेस्ट पेपर्स देंगे, वो सारी डिटेल्स मैंने वहां पे बता रखे हैं। ओके, सो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, सीरियसली आप 12th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, तो आप इस बैच में जुड़िए। टारगेट बैच जो है हमारा, इसमें जुड़िए। इसके लिए आपको गोविंदम क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना होगा और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दे रखी है, या वो जो वीडियो है उसको देख लेना, उसके लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो वहां पे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मुझे बैच में ज्वाइन होना है, एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरूर इन्फॉर्म कर देना बेटा। चलिए, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मृदा का अध्ययन हो गया। अब हम बात करते हैं, ये 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। तीसरा हमारा जो नेक्स्ट अगेन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव। तो उसके बारे में शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि भाई कंपोनेंट्स होता क्या है ना। आप इसका हेडिंग डाल लीजिए बेटा, फिर शुरू करते हैं। ओके, डालिए हेडिंग। कंपोनेंट्स मतलब कि कोई भी जो चीज है वो किस किस से मिलकर बनी है। ये पेन की अगर मैं बात करूं तो ये पेन किससे बना है भाई, ये पेन जो है इसका कैप से मिलकर बना है, इसके अंदर रिफिल ऐड है तो रिफिल से बना है, इसका कवर है उससे मिलकर बना है, और इसके अंदर शाई डली हुई है उससे मिलकर बना है। तो ये 3-4 चीजें इसके क्या हो जाएंगी, कंपोनेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से। ये बोतल क्या भाई, मैंने पानी पे बोतल है जो वो ढक्कन और दोनों से मिलकर बनी है, इस प्रकार से। तो कोई भी चीज जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, या उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनको हम कहते हैं उसके कंपोनेंट। उसके घटक क्या क्या हैं कि भाई ये सब चीजें मिलके इस बड़ी चीज का निर्माण करते हैं। रूम की बात करता हूं तो रूम जो है वो ईंट जो है उनसे मिलकर बनी है। तो ईंट, मसाला और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक रूम की दीवारें बनाते हैं, और वो दीवारें आपस में मिलकर रूम बनाती हैं, है ना। तो यहां पर भी वही बात है कि मृदा जो है उसमें कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल मतलब कि मृदा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, या मृदा के अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं। तो मृदा के अंदर 4 होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 4 होते हैं। मृदा के अवयव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो जो अवयव होते हैं वो क्या अलग अलग रूप में होते हैं। तो मृदा के अंदर ये जो अवयव हैं, जो घटक हैं मृदा के, ये 2 रूपों में होते हैं। ठीक है, 2 या 3 रूपों में होते हैं। ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। लेकिन जिसमें पौधों के लिए जो आवश्यक है वो 2 ही घटक हैं। ठोस रूप में या तो ले सकते हैं वो, या वो द्रव रूप में पौधे के अंदर मृदा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों की दृष्टि से अगर हम देखें तो ठोसीय पदार्थ या द्रवीय पदार्थ आवश्यक होते हैं, गैसीय पदार्थ आवश्यक नहीं होते हैं। लेकिन ये घटक जो है वो मृदा के अंदर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। तो कौन कौन से किस प्रकार से पाए जाते हैं ये घटक जो होते हैं, 2 रूपों में होते हैं। एक तो ठोस रूप में और दूसरा है हमारा द्रव या गैस रूप में। ठीक है, अब हमारी मृदा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मृदा कुछ इस प्रकार से होती है। ये पृथ्वी हमारी जैसे, इसमें 2 रूपों में होते हैं। तो ये मैं 2 पढ़ दूं इसको, है 50-50, ये 2 भाग इसके कर दिए मैंने। मतलब 2 रूपों में होते हैं तो 50% ठोस भाग पाया जाएगा मृदा के अंदर, और 50% ही क्या होगा, द्रव या गैस भाग पाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो ठोस भाग जो होता है, ये इसमें भी 2 चीजें होती हैं। आपको यहां पे दिख जाएगा ये। ओके, इसमें 2 चीज होती है। सबसे पहला इसमें खनिज पदार्थ, और दूसरा होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, 50% होता है पूरा, उसमें से 2 चीज होती है 50 में से
खनिज पदार्थ होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जो खनिज पदार्थ जो होते हैं ये 45% होते हैं और ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये 5% होते हैं। समझ में आ गया? तो जो ठोस रूप है मृदा के अंदर वो 50% है, उसमें से 45% जो है वो कवर कौन करता है? खनिज पदार्थ होते हैं और 5% जो है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इधर। द्रव या गैस। द्रव या गैस में क्या होती है? दो चीजें होती हैं। द्रव रूप में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल मृदा के अंदर पाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? मृदा जल कहेंगे। और गैस रूप में क्या होती है? गैस होती है, तो जिसको हम गैस रूप में क्या होती है? वायु होती है, जिसको हम मृदा वायु कहते हैं। समझ में आ गया? मृदा जल या मृदा वायु जिसको हम कहते हैं। अब ये जो 50% है इसमें 25% ये बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, 25% होते हैं। चलिए, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो मृदा के अंदर अब देखो कुछ बुक्स में क्या होता है, यूं लिखा होता है कि मृदा के अंदर मृदा के अवयव कितने होते हैं। तो आपको अवयव जो है वो कितने बताने हैं? कितने हो गए? 1 2 3 और 4। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कितने होते हैं, तो 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। अगर वो ये पूछता है कि कितने रूपों में पाए जाते हैं, तो 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक तो ठोस रूप में और एक द्रव रूप में। 50-50% पाए जाते हैं। इसको डायमेट्रिकली समझते हैं ना, डायग्राम के रूप में समझते हैं इसको कि 50-50% हमने बांट दिया था।